वेलकम बैक टू आवर चैनल द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। कल मैंने सोचा कि क्यों ना एक मोबाइल फोन खरीदा जाए। वैसे भी आजकल हम चाइनीज मोबाइल या फिर चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर रहे हैं। तो मैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पे गया, वहाँ पे मेरे को एक बहुत ही अच्छा मोबाइल फ़ोन नज़र आया, तो आई थॉट टू परचेज इट। सो जैसे ही मैंने क्लिक किया परचेज के ऊपर, मेरे बैंक अकाउंट से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो गया। अब इस एक ट्रांजैक्शन के अंदर दो चीज़ इम्पैक्ट हुई। एक तो मुझे मोबाइल मिला, यानी कि मेरे जो गुड्स हैं वो इंक्रीज हो गए। दूसरा, मेरे बैंक अकाउंट से यानी कि मेरी जेब से कुछ पैसे अमेज़ॉन के पास चले गए। इसी तरीके से अकाउंटिंग के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, उसे हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। नाउ लेट्स गेट इनटू द क्लास and understand the concept of double entry system in accounting. Hello students, I hope you all are doing good. So students, today we will understand the double entry system. अब ये double entry system होता क्या है? तो ये double entry system जो है ये हमें बताता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो हम बिजनेस में करते हैं उसका इम्पैक्ट डबल होता है, यानी कि वो दो अलग अलग अकाउंट्स को इम्पैक्ट करेगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। मींस एक अकाउंट जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा और दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। तो यही एक प्रोसीजर या अप्रोच होती है जो कि हमें डबल इम्पैक्ट के बारे में बताती है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं। अब देखिए, बिजनेस जब स्टार्ट किया है तो उसमें सेल्स और परचेज तो होती ही है। तो जब भी हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, सो लेट्स से आपको फर्नीचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कस्टमर होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, तो उनके लिए टेबल, चेयर एक्सेट्रा ये सब तो चाहिए ही होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, फर्नीचर को परचेज कर लिया, तो फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो गया। बस फर्नीचर जब आपने परचेज किया है तो आपने क्या पे किया होगा, कैश। तो कैश जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो गया। अब हमें मशीनरी की रिक्वायरमेंट थी, हमने मशीनरी खरीद ली, तो मशीनरी हमारे पास इंक्रीज हो गई और उसके बदले में पेमेंट हुई है, तो कैश जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें कोई परचेज करनी है या चीजें सेल्स करनी है तो उस केस में क्या होगा, कैश की हम पेमेंट करेंगे जब भी हम कोई परचेज करेंगे, तो परचेज जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी और कैश जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। सेम जब हम आपका सेल्स का सिनारियो लेते हैं तो सेल्स के सिनारियो में क्या होगा, अगर हमें कोई फर्नीचर सेल आउट करना है तो बदले में हमें क्या रिसीव होगा, कैश। तो कैश जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और फर्नीचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें कोई मशीनरी रिप्लेस करनी है या कोई ओल्ड मशीनरी आपकी है जो कि बेचनी है, तो वो हमने बेच दी, तो क्या रिसीव हुआ आपको, कैश। तो कैश जो है वो इंक्रीज हो गया और मशीनरी की जो यूनिट थी वो डिक्रीज हो गई। इसी तरीके से जब आप सेल्स करते हैं, अपना जो गुड्स है वो कस्टमर को बेच देते हैं, तो बदले में आपको क्या मिलता है, कैश इंक्रीज हो गया और सेल्स जो है आपकी वो डिक्रीज हो गई। तो स्टूडेंट्स, हमें पता चल रहा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके हमेशा दो इम्पैक्ट तो होते ही हैं, यानी कि दो अकाउंट तो वो हिट करेगा ही करेगा, और एक होगा आपका इंक्रीज और दूसरा होगा आपका डिक्रीज। तो इस तरीके से अगर मैं अकाउंटिंग टर्म्स में बात करूं तो एक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और दूसरा अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब डेबिट कौन सा अकाउंट होगा और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ अप्रोचेस या कुछ मेथड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी एंट्रीज फॉर्म कर लेते हैं। अब आज जो हम करेंगे वो होगी आपकी दो अप्रोचेस। वन इज इंग्लिश अप्रोच, जिसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज अमेरिकन अप्रोच, जिसको हम मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश अप्रोच फर्स्ट। अब जो ये इंग्लिश अप्रोच है ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी। इसमें हमें बताया गया था कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। वन इज आपका पर्सनल अकाउंट,
सेकंड इज आपका रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि या तो बिजनेस के अंदर पर्सन्स होंगे जिनसे आप डील कर रहे होंगे, जैसे आपके डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, या ऑनर्स ने कोई कैपिटल लगा दी है, या फिर ड्राइंग्स हो गई हैं। तो इस तरीके के जो पर्सन होंगे या पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, या आपके थिंग्स होंगी जैसे कि आपकी एसेट्स हो गई, या आपकी कैश वगैरह हो गया, या आपका अमाउंट हो गया, मनी जो आपने इन्वेस्ट किया है, या थर्ड आपका हो गया आपके एक्सपेंसेस या इनकम होंगे। तो इस बेसिस पे इंग्लिश अप्रोच ने हमें 3 अलग अलग टाइप के अकाउंट्स बनाकर दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पर्सनल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है? देखिए, पर्सनल अकाउंट के नेम में ही आपका पर्सन आ गया, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई ह्यूमन बीइंग, उसका जो अकाउंट हम अपने बुक्स में ओपन करते हैं वो हमारा पर्सनल अकाउंट बन जाता है। जैसे कि हमने कोई राम का अकाउंट खोल दिया, कोई श्याम का खोल दिया, या किसी कंपनी का, रिलायंस का खोल दिया, स्पेंसर्स का खोला है, या हमें अमेरिकन एक्सप्रेस से डील करनी है। इस तरीके से जो भी कंपनीज के अकाउंट होंगे या फिर आपके कोई पर्सन के अकाउंट होंगे, उनको आप पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। अब पर्सन भी हमारे यहाँ पर अप्रोच बोल रही है कि 3 टाइप्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी। द वेरी फर्स्ट वन इज आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन अकाउंट क्या हो गया? जो कि ह्यूमन बीइंग्स हो गए आपके। ह्यूमन बीइंग्स में आपके डेटर्स आ गए, क्रेडिटर्स आ गए, आपका ऑनर आ गया। तो इस तरीके से जो भी आप स्पेशल नेम, जो किसी की नेम से जो अकाउंट खोल देते हैं, जैसे कि राम अकाउंट हो गया, या आपका कोई जैसे मोहन अकाउंट है, आपका कोई डेटर है जिससे आपने सामान बेचा है, या फिर जिससे सामान उससे खरीदा है, तो वो आपका क्रेडिटर बन जाएगा, तो जैसे राम अकाउंट हो गया। तो इस तरीके से जो भी अकाउंट हो गए जो कि नेम से खोले जाते हैं, या फिर ऑनर का जो अकाउंट है आप वो कैपिटल अकाउंट के नाम से खोलते हैं, तो ये सारे के सारे जो अकाउंट है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गए। सेकेंड इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या आ गया? दैट कैन नॉट बी नेचुरल। एक तो नेचुरल हो गया जो ह्यूमन बीइंग हो गया, और आर्टिफिशियल में क्या हो गया? जो उस ह्यूमन बीइंग के नाम पर कोई अकाउंट खोला जाता है, जैसे कि आपकी कोई फर्म हो गई, या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस हो गए, या कोई कंपनी हो गई। तो जो भी फर्म या कंपनी हो गई, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, उसका एक सेपरेट नेम होता है, उसके ऑनर के नेम पर वो नहीं खोला जाता। तो वो जो नेम ऑफ द फर्म एंड द कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूशन है, वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बन जाता है। जैसे कि आप जब अपने कॉलेज या स्कूल की फी अगर आप चेक के थ्रू पे कर रहे होंगे, तो आप क्या लिखेंगे चेक के अंदर? पे दिस अमाउंट टू दैट XYZ इंस्टीट्यूशन या कॉलेज जो भी है उसका नाम लिखेंगे। या फिर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक DLF कंपनी है। DLF कंपनी है, प्रॉपर्टीज में डील करती है, उसकी बिल्डिंग्स हैं, लैंड है, आपकी फ्लैट्स वो बेचती है। तो अगर आप उससे कोई फ्लैट ले रहे हो, कोई अपार्टमेंट खरीद रहे हो, तो जब आप उसकी पेमेंट करते हो तो वो आप चेक के थ्रू करेंगे। चेक पे आप लिखेंगे कि पे दिस अमाउंट टू DLF इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। तो जो ये DLF इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, ये आपने कंपनी का नेम लिखा है, उसके किसी CEO का या किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नेम नहीं लिखा है। तो ये जो आपका हो गया कंपनी का नेम, ये आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बन जाता है, जो कि एक है तो आर्टिफिशियल कंपनी जो है वो दैट इज नॉट द ह्यूमन बीइंग, लेकिन वो रन कर रही है एक बिजनेस, उसका एक सेपरेट एंटिटी है, इसलिए वो एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। The third one is representative. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब कि जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर कुछ वर्कर्स और एम्प्लॉयज भी काम करते हैं, उनकी सैलरी आपको देनी होती है, तो जो सैलरी होती है वो आपके लिए एक्सपेंस हो जाता है। अगर आपने किसी मंथ पे वो सैलरी पे नहीं की है, यानी कि वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई। आउटस्टैंडिंग मीन्स आउट मतलब बाहर, स्टैंडिंग मतलब खड़े हैं, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके घर के बाहर खड़े हैं
अभी तक पेमेंट उनकी नहीं हुई है बट आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी तो पड़ेगी, तो वो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बन जाते हैं। तो जनरली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके, जैसे सैलरी है वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा, लेकिन जब उसके सामने आउटस्टैंडिंग लग जाएगा तो वो सारी की सारी अनपेड सैलरी को मेंशन करेगा, इसीलिए वो एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो इसके एग्जांपल में हम लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, या आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, या कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम जैसे प्रीपेड इनकम हो गई। तो ये सारे के सारे जो अकाउंट्स होते हैं ये आपके बन जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये अकाउंट आपका उन सभी एम्प्लॉइज की सैलरी को मेंशन करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, जो कि अभी अनपेड है, जिनकी पेमेंट अभी नहीं हुई है। तो इस तरीके से हमारे पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। सो लेट्स समराइज इट कि पर्सनल अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होंगे, जिनका प्रॉपर नेम होगा। सेकंड आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जैसे कोई फर्म का नेम या कंपनी का नेम। थर्ड आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब जब हम बात करते हैं इसके रूल की, अब देखिए पर्सनल अकाउंट है तो वो पर्सन से रिलेटेड है। पर्सन चाहे वो आर्टिफिशियल है या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन पर्सन तो है। तो जो पर्सन है तो उसमें एक रिसीवर होगा और एक गिवर होगा। तो हमारा जो रूल बन जाता है वो बन जाता है आपका डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर यानी कि जो भी रिसीवर है, जो चीजें रिसीव करता है उसको हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट द गिवर यानी कि जैसे चीजें दी जाती हैं, जो गिवर है जो सामान देता है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो अब हमारे यहाँ पर क्या हो गया, अगर इसका एग्जांपल मैं लेती हूँ तो जैसे कि मान लो कैश पे हुआ है, कैश पेड टू रिलायंस। अब रिलायंस से हमने कोई सामान खरीदा था, अब वो हमें उसकी पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर जिसको पेमेंट मिल रही है वो कौन हो गया आपका, रिलायंस। तो रिलायंस जो है वो बन गया आपका रिसीवर। तो आप क्या करेंगे, रिलायंस को डेबिट कर देंगे। रिलायंस का जो अकाउंट है उसको आप अपने रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर। तो जब रिलायंस आपका रिसीवर है तो आप उसको डेबिट कर देंगे। एंड 2 आपके पास से क्या चला गया, कैश अकाउंट, राइट। इसी तरीके से जब आपका सेकंड रूल है क्रेडिट द गिवर। अब गिवर हो गया तो उसमें जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, फॉर एग्जांपल आप किसी डोमिनोज से आप उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो उसने आपको पेमेंट कर दी। तो यहाँ पर आपको क्या आ गया, अगर डोमिनोज से आपको पेमेंट आई है तो डोमिनोज जो हो गया वो आपका बन गया गिवर। तो गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर इसको हमने क्रेडिट करना है, और हमारे पास बिजनेस में क्या आया, कैश। तो हमें कैश मिल गया, तो कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। और 2 रिसीवर जो हमारा गिवर है किसने दिया है, वो डोमिनोज ने। तो 2 डोमिनोज, तो डोमिनोज हमारा गिवर बन गया। तो यहाँ पर जो हमें रिसीव हुआ कैश वो डोमिनोज से रिसीव हुआ था। तो डेबिट द रिसीवर, यहाँ पर रिसीवर रिलायंस था, रिलायंस को मिले थे पैसे तो हमने उसको डेबिट कर दिया। और क्रेडिट द गिवर, यहाँ पर हमारा गिवर जो था वो डोमिनोज था, क्योंकि डोमिनोज ने हमें पैसे दिए थे तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये रूल वर्क करता है। किसी भी पर्सन की जब हम बात करते हैं, किसी ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन का या किसी कंपनी का हमें नेम लिखना होता है, तो हम उसमें देखते हैं कि वो पर्सन जो है वो गिवर है या रिसीवर है। अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा रूल है, हमारा जो अकाउंट है वो आ गया आपका रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए पर्सन की बात तो हमने कर ली। अब बिजनेस के अंदर सेकंड चीज क्या होगी, आपके जो रियल में चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि जो थिंग्स से रिलेटेड है, जो एसेट्स से रिलेटेड है, राइट।
तो अब इसमें क्या होगा, रियल अकाउंट वो सारी चीजें होंगी जो कि मनी होगी, यानी कि आपका कैश होगा, या वो सारी थिंग्स या एसेट्स जिनकी की मॉनेटरी वैल्यू होती है, जिनकी मनी में कोई वैल्यू होती है, वो सारी की सारी जो थिंग्स होंगी वो आपकी रियल अकाउंट में एग्जिस्ट करती हैं। तो रियल अकाउंट भी हमारे पास क्या हो गया, दो टाइप का आ गया। एक हो गया टेंजिबल रियल अकाउंट, सेकंड हो गया इंटेंजिबल। अब टेंजिबल रियल अकाउंट क्या हो गया, टेंजिबल रियल अकाउंट में वो सारी थिंग्स आएंगी जो रियल में एग्जिस्ट कर रही हैं और उनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो और उनको फील कर सकते हो। सो यू कैन टच दैट, यू कैन फील दैट एंड यू कैन सी दैट। तो उसके अंदर हमारा क्या हो गया, देखिए कैश है, कैश को आप आराम से देख सकते हैं अपने अकाउंट में कितना रखा हुआ है, तो कैश अकाउंट आ गया। सेकंड आपका आ गया, आपका मशीनरी हो गई, मशीनरी आपके दिखती है आपके बिजनेस में, आपने फैक्ट्री में इंस्टॉल की हुई है। फर्नीचर हो गया। तो इस तरीके की जितनी भी आपकी एसेट्स होती हैं वो सारी की सारी टेंजिबल रियल अकाउंट में आ जाती हैं, उनका टेंजिबल रियल अकाउंट होता है। और इनटेंजिबल क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया, यानी कि जो चीजें आपको दिखाई नहीं देती या जिनको आप टच या फील नहीं कर सकते हो वो आपकी इंटेंजिबल रियल अकाउंट में आती हैं। अब इसमें क्या एग्जांपल्स आ गए हमारे, जैसे कि हमारी गुडविल हो गई, यानी कि हमारी जो अच्छी रेपुटेशन मार्केट में है जिसकी वजह से हम चीजों को सेल करते हैं। सेकंड आपके हो गए जैसे पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें, यानी कि जब कंपनी अपने नेम को, अपने लोगो को या अपने किसी प्रोसीजर को गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर करवा लेती है ताकि सेकंड कोई और भी पर्सन है वो उसको यूज ना कर सके, उसको कॉपी ना कर सके, तो वो हमारे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड आपके कॉपीराइट्स होते हैं। तो इस तरीके की जो भी आपके पास एसेट्स होती हैं वो क्या होंगी, आपको दिखाई नहीं देंगी, लेकिन आपके पास उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो इंटेंजिबल कैटेगरी में आ जाती हैं। तो ये आपका इंटेंजिबल रियल अकाउंट हो गया, लेकिन इनकी मनी वैल्यू तो होती ही है। तो इस तरीके से जब आपके थिंग्स होंगी, तो देखिए थिंग्स तो रिसीवर या गिवर तो हो नहीं सकती, वो तो कोई पर्सन ही होगा। तो जो थिंग्स होंगी वो या तो एंट्री करेंगे बिजनेस में या फिर एग्जिट होगा, यानी कि या तो वो चीजें कम इन करेंगी या गोज आउट में आएंगी। तो इसका जो रूल हमारा फॉर्म हो जाएगा, तो जो रियल अकाउंट का हमारा रूल होगा वो क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो भी चीजें बिजनेस में आ रही हैं उसको आप डेबिट कर दो, जो चीजें बिजनेस से बाहर जा रही हैं उसको आप क्रेडिट कर दोगे, राइट। अब इसका एग्जांपल ले लें, क्लियर हो जाएंगी चीजें। अब आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर जो है वो आपका टेंजिबल हो गया, टेंजिबल एसेट्स में आ गया, तो उसका टेंजिबल रियल अकाउंट हो जाएगा। फर्नीचर जब आपने परचेज किया है तो फर्नीचर की आपकी बिजनेस में एंट्री हुई है, तो जब भी आपका कम्स इन होता है तो उस चीज को आप क्या करेंगे, डेबिट। तो फर्नीचर को मैं क्या करूं यहाँ पर, डेबिट। तो फर्नीचर को मैंने कर दिया डेबिट, और आपके पास से क्या चला जाएगा, जब फर्नीचर आप खरीदेंगे तो डेफिनेटली आप उसकी पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो वो कैश के थ्रू होगी या फिर किसी और मोड ऑफ पेमेंट से होगी। लेट्स से आपने कैश पे कर दिया, तो टू कैश अकाउंट, कैश भी आपका रियल अकाउंट आ गया। तो उस जब कैश आपका चला गया, गोज आउट हो गया, तो आपने उसको क्रेडिट करना है, तो यहां से जो हो गया आपका टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर जो है ये बिजनेस में आ गया और कैश जो है वो चला गया। इसी तरीके से मान लो नेक्स्ट आपने कोई मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी आ गई है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू कैश अकाउंट, पेमेंट कर दी। क्या हुआ यहाँ पर, मशीनरी जो है वो एंट्री कर गई, बिजनेस में आ गई, और जो कैश था वो चला गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा रूल बन जाता है।
सेकंड, हम इसमें अगर गोज आउट में हम देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर हमारा पता चल गया कि गोज आउट जो हो रहा था उसको हमने क्रेडिट कर दिया। फॉर एग्जांपल सेल्स का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि सेल्स का जब हमने एग्जांपल लिया तो यानी कि फर्नीचर को हमने सेल करना है, तो कैश आ गया होगा हमारे पास। तो कैश आया है तो कम्स इन हुआ है, तो डेबिट कर दूं मैं इस बार कैश को, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, फर्नीचर। क्यों? क्योंकि फर्नीचर को सेल कर दिया तो आपके बिजनेस से बाहर चला गया, तो टू फर्नीचर अकाउंट। इसी तरीके से जब मशीनरीज आप सेल कर रहे होगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो इस तरीके से हमारा ये रूल वर्क करता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जितनी भी थिंग्स हैं वो आपकी जब बिजनेस के अंदर एंट्री करेंगी तो आप उनको डेबिट कर दोगे, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो भी चीजें बाहर जाएंगी बिजनेस से, सेल आउट हो जाएंगी, उनको आप यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। Now third account will be nominal account. अब देखिए नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट, हमने पर्सन की बात कर ली, हमने अपनी थिंग्स की बात कर ली, अब हमारे पास क्या रह गया, एक्सपेंसेस होंगी या इनकम होंगी जो सर्विसेज होंगी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या नॉमिनल अकाउंट क्या बन जाता है, वो हमारा रिलेट करता है आपके एक्सपेंसेस से एंड इनकम से। तो जो भी एक्सपेंस और जो इनकम है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंडर आ जाता है। तो जब नॉमिनल अकाउंट का हम रूल फॉर्म करते हैं तो हमारा रूल बन गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट या गेन। तो ये हमारा रूल बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपना कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे कि एक्सपेंस की मैं अगर बात करूं तो आपके बिजनेस में क्या क्या एक्सपेंस होंगे। आपको सैलरी पे करनी पड़ेगी, वो आपका एक्सपेंस हो गया। आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देने पड़ेंगे, वो आपका एक्सपेंस हो गया। आपको रेंट पे करना पड़ेगा या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने पड़ेंगे, वो सारे आपके एक्सपेंसेस हो गए। तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं आप उन सभी को डेबिट कर दीजिए। जैसे कि रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है, करेक्ट। इसी तरीके से जब आपने रेंट अकाउंट को डेबिट किया है तो पेमेंट की होगी, टाइम पेमेंट की होगी, तो कैश बाहर चला जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बाहर चला गया है तो इसलिए इसका क्या कर दिया हमने, इसको क्रेडिट कर दिया। अब सेकंड जो हो गया हमारे अंदर कोई और एक्सपेंस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, उसको हम डेबिट कर देंगे, कैश को हम अपना क्रेडिट कर देंगे। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट है। तो इनकम हमारे पास क्या होगी, जैसे कोई इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है या हमें कोई कमीशन रिसीव हुआ है, तो जब रिसीव होगा तो यानी कि कैश आएगा। कैश में फिर रियल वाला फिर से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश जब अंदर आएगा तो हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट कर देंगे टू जो भी हमारी इनकम है, चाहे वो कमीशन है, कोई इंटरेस्ट है या कोई अदर काइंड ऑफ हमारे पास इनकम है, तो वो इनकम का हम नाम लिख देंगे, जैसे कि टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो इस तरीके से हमारी इनकम बन गई, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये हमारी इनकम है। तो हमारा जो रूल हो गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमने सारे के सारे एक्सपेंसेस को हमने, या लॉस है जो कोई बैड डेट्स है उसको हमने डेबिट कर दिया, और टू हमारा जो चीजें चली गई थी तो वो रियल अकाउंट में आ गया, तो टू कैश अकाउंट हो गया। इसी तरीके से जब क्रेडिट हुई तो अगर हमारे ट्रांजेक्शन में हमारे पास इनकम आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है तो उस इनकम या प्रॉफिट को हम क्रेडिट कर देते हैं, और जब हमें कैश रिसीव होता है तो एज पर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, जब हमारा पास कैश वापस आएगा हमारे बिजनेस के अंदर उसकी एंट्री होगी तो हम उसको डेबिट कर देंगे। तो ये हमारा रूल हो जाता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर एक आती है, जैसे कि हमारा जो सैलरी है या हमारा रेंट है या कोई और एक्सपेंसेस हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ सैलरी अकाउंट और मैं यहाँ पर लिखती हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट,
ठीक है। तो अब ये सैलरी अकाउंट हो गया और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हो गया। तो सैलरी तो इसमें भी है, लेकिन ये हमारा जो है नॉमिनल अकाउंट नहीं है। तो ये हमारा जो है वो यही सैलरी अकाउंट ही हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा, क्योंकि दिस इज आवर एक्सपेंस। और जब हमारे किसी भी एक्सपेंस के सामने कोई भी प्रीफिक्स या सुफिक्स लग जाता है, कुछ भी इसके सामने हम लोग कुछ लगा देते हैं, चाहे वो आउटस्टैंडिंग है या फिर वो प्रीपेड है, तो इस तरीके से जब कोई प्रीफिक्स या सुफिक्स लग जाता है तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है, क्योंकि उस टाइम पे वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी ग्रुप ऑफ पीपल को या उस कंप्लीट अमाउंट को जो कि हमें पे करना है, चाहे वो कितने भी लोगों से बिलोंग करता है। तो हमें ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो अकाउंट होगा वो हमारा नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा, या फिर जो प्रीपेड हमारा कोई एक्सपेंस होगा या इनकम होगी वो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा, वो हमारा अपना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रहेगा। और जनरली जो आपके एक्सपेंसेस है, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट या कोई इनकम अकाउंट है, वो हमारा सारा नॉमिनल अकाउंट में फॉल करता है। तो इस तरीके से हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये हमारी इंग्लिश अप्रोच आ जाती है। तो इसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि इंग्लिश अप्रोच में हमने 3 अपने अकाउंट पढ़े थे। पर्सनल अकाउंट, जिससे कि 3 टाइप्स थी। पर्सनल में नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आपका सेकंड आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, थर्ड था आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और क्योंकि पर्सन से बिलोंग कर रहा था तो एक रिसीवर था और एक गिवर था, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये हमारा रूल लग गया था। सेकंड था हमारा रियल अकाउंट, जो कि थिंग्स से रिलेटेड था। तो उसमें वो वाली सारी चीजें थी जो मनी है या फिर मॉनेटरी वैल्यू है जिसकी। तो उसके अंदर हमने क्या किया, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं या फिर टच या फील कर सकते हैं, इंटेंजिबल विच वी कैन नॉट सी, और उसको टच और फील नहीं किया जा सकता। तो उसका हमारा क्या रूल बन गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड हमारा था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल आपका था जो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड था, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। तो इस तरीके से हमारा नॉमिनल अकाउंट बन गया। अब जो सेकंड अप्रोच आ जाती है वो आपकी आ गई अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच में क्या रहेगा स्टूडेंट्स, आपकी ये आपकी मॉडर्न अप्रोच भी है। तो अमेरिकन अप्रोच क्या बोलती है, अमेरिकन अप्रोच बोलती है कि हमारे पास 7 चीजें हैं, ठीक है। अब उन 7 चीजों के हम 2 ग्रुप्स बना लेते हैं और उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हम अपना रूल फॉर्म कर लेंगे। जैसे कि एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये तीनों चीजें हमेशा साथ रहेंगी। इसका बना दिया मैंने ग्रुप 1, राइट। अब आपका आ गया कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम एंड प्रॉफिट। ये 4 चीजें हमेशा, ये 4 अकाउंटिंग टर्म हमेशा साथ रहेंगी। तो इसको मैंने रख दिया ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 1 जो है हमारा एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये टर्म्स जो होती हैं इनका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, इनका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। अब डेबिट बैलेंस में क्या होगा, अगर इन चीजों में इंक्रीज हुआ तो हम क्या करेंगे, देखिए डेबिट बैलेंस था पहले, उसमें और भी इंक्रीज हो गया तो यानी कि वही बैलेंस और भी इंक्रीज हो गया, यानी कि डेबिट हो गया होगा। तो इसीलिए जब भी इसमें इंक्रीज होगा तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और अगर इसमें डिक्रीज होगा, डिक्रीज मतलब कि आपका कोई ऑलरेडी डेबिट बैलेंस था वो नीचे आ गया है, यानी कि कुछ अपोजिट चीज हो गई है जिसने उसे कम कर दिया, तो इसका मतलब जब भी इसमें डिक्रीज होगा तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारा रूल बन जाता है कि एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो हैं उनका हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा, और जब इन टर्म्स में आपका इंक्रीज होगा तो हम डेबिट कर लेंगे, डिक्रीज होगा तो हम क्रेडिट कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो 4 चीजें हैं ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 में हमारी क्या टर्म्स हो गई, कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम एंड प्रॉफिट, इनका हमेशा जो है वो क्रेडिट बैलेंस रहेगा।
क्रेडिट बैलेंस आ गया। तो अब देखिए, अगर इन 4 टर्म्स के अंदर कोई भी चीज इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज मतलब यहां पर मैंने लिखा कि इंक्रीज हो गई, तो जिसका क्रेडिट बैलेंस है अगर वो और भी इंक्रीज हो गया, इसका मतलब वो और भी ज्यादा क्रेडिट हो गया। तो जब भी इसमें इंक्रीज होगा तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, और जब इसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा यानी कि इसका बैलेंस कम हो जाएगा, तो कुछ उल्टा हो गया है, इसीलिए हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पर इस ग्रुप का जो है, इन 4 टर्म्स का जो रूल बन गया वो क्या बन गया कि कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम एंड प्रॉफिट, इन सब का क्रेडिट बैलेंस होगा। जब भी इसमें इंक्रीज होगा हम क्रेडिट कर देंगे, जब डिक्रीज होगा तो हम डेबिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें सिर्फ ये 7 चीजें याद रखनी है, और कौन सी चीजें साथ में आएंगी, कौन सी चीजों का ग्रुप 1 रहेगा और कौन सी चीजों का ग्रुप 2 रहेगा। बस एक बार ये याद कर लो, बहुत इजीली आप पता लगा पाओगे कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। करेक्ट। तो अब मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि अगर मैं एसेट्स की बात करूं, एसेट्स हमारे पास क्या होती हैं? एसेट्स हमारे पास कैश हो गया, हमारे पास बैंक हो गया, या फिर आपका जो मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया। तो इस तरीके की जो भी आपकी एसेट्स होती हैं, तो ये कब इंक्रीज होंगी? जब आपको फॉर एग्जांपल मशीनरी है या कोई एसेट्स है वो आपने खरीद ली। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑफिस के लिए अपनी लैंड खरीद ली, राइट? तो जब मैंने लैंड खरीदी, तो लैंड खरीदी मैंने, तो क्या हुआ? लैंड इंक्रीज हो गई, मेरे पास एसेट्स थी, इंक्रीज हो गया, तो मैं क्या कर दूं? लैंड को डेबिट। तो मैंने लैंड को क्या किया? लैंड अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब मेरे पास क्या हुआ? इसके बदले में मैंने पेमेंट की होगी, पेमेंट करी तो क्या चला गया? कैश। तो टू कैश अकाउंट। अब कैश जो था वो भी मेरे पास एसेट्स थी, तो एसेट थी, जब वो डिक्रीज हो गई तो मैंने क्या किया? उसको क्रेडिट कर दिया। तो वेरी सिंपल इज दिस कि जो हमारे पास एसेट्स थी जब वो इंक्रीज हो गई तो मैंने उसको डेबिट कर दिया, जो भी एसेट मेरे पास डिक्रीज हो गई उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। करेक्ट। इसी तरीके से कोई एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने रेंट की पेमेंट की, तो जो रेंट था उसको आपने क्या करना है? डेबिट कर देना है। उसके बदले में आपने क्या पे किया? कैश। तो कैश जो थी वो एसेट्स थी, आपका डिक्रीज हो गया है तो उसको आपने क्रेडिट कर दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका जो भी ग्रुप 1 है वो वर्क करता है कि जो भी चीज इंक्रीज हो रही है, इनमें से एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनमें से कोई भी अगर आपकी टर्म इंक्रीज हो रही है तो आप डेबिट कर दीजिए, डिक्रीज हो रही है तो उसको आप क्रेडिट कर दीजिए। सेम इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लेती हूँ, तो कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम एंड प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल कोई इनकम का ले लिया मैंने, कोई इनकम है जैसे कि कमीशन मिला है। अब कमीशन मिला है तो मेरे पास क्या आया होगा? कैश। कैश हमारे पास एसेट्स हो गई, एसेट्स हमारी बढ़ गई तो मैंने क्या किया? उसको डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। और टू कमीशन जो है वो मेरे पास इनकम थी, तो इनकम जो थी वो बढ़ गई। अब जब इसका क्रेडिट बैलेंस है, इनकम थी जो इनकम की अकाउंट में आपने और एंट्री डाल दी है कि मुझे ये कमीशन मिल गया, यानी कि वो इंक्रीज हो गया है अकाउंट। तो जब वो अकाउंट इंक्रीज होगा तो उसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि मुझे इसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू इनकम अकाउंट। इसी तरीके से जब हम कोई भी इनकम है, चाहे वो कमीशन है, चाहे इंटरेस्ट है, उसे हम क्रेडिट कर देंगे जब भी वो हमें रिसीव होगा, और कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और इसका अगर मैं एग्जांपल जैसे कैपिटल का लेती हूँ, तो जब ऑनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट की होगी तो हमारे पास कैश आया होगा, कैश हमारी एसेट्स थी, उसमें जब इंक्रीज हुआ तो हमने क्या किया? डेबिट कर दिया। तो कैश अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। और टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल जो थी हमारी उसका क्रेडिट बैलेंस था, जब उसमें इंक्रीज हुआ तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। सेम इसी तरीके से कोई लायबिलिटीज है, जैसे कि कोई क्रेडिटर था उसकी हमने पेमेंट कर दी। तो जब किसी भी क्रेडिटर की पेमेंट की जाती है तो उस क्रेडिटर का बैलेंस जो है वो कम हो जाता है। जैसे कि पहले हमें किसी को 10,000 रुपीज देने थे, अगर मैं उसको 2,000 की पेमेंट कर देती हूँ तो उसका बैलेंस 8,000 हो गया, यानी कि वो कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जब भी किसी क्रेडिटर की पेमेंट की जाएगी तो मैं क्या करूंगी? मेरे पास से कैश चला जाएगा और क्रेडिटर जो है उसका बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जब डिक्रीज होगा तो उसको मैं डेबिट कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? क्रेडिटर जो मेरा था उसको मैंने डेबिट कर दिया,
और 2 कैश मेरे पास से चला गया है, कैश का बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो गया है, तो डिक्रीज होने के बाद मैं क्या करूंगी, उसको क्रेडिट कर दूंगी टू कैश अकाउंट। तो ये मेरी एंट्री बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 2 अप्रोचेस पढ़ी हैं, एक थी इंग्लिश अप्रोच, एक अमेरिकन अप्रोच। इंग्लिश अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे जो अकाउंट्स थे उनके अकॉर्डिंग हमने रूल बनाए थे, और जो हमारी अमेरिकन अप्रोच थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 थे उसके हमने रूल्स फॉर्म किए थे। अब स्टूडेंट्स, आप अप्रोच चाहे कोई भी यूज कर लीजिए, रिजल्ट तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो इसका मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ और उसको दोनों अप्रोचेस से हम एंट्री बना लेते हैं। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि जो आपका रिजल्ट है वो दोनों अप्रोचेस से सेम आता है। और इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल एंट्री ले लेती हूँ ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना रहे। एक मशीनरी जब हम खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी जो एंट्री बन जाती है वो हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, करेक्ट। अब जो हमने पहले इंग्लिश अप्रोच थी जो हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या था, मशीनरी जो था वो एक रियल अकाउंट था और कैश जो था वो भी एक रियल अकाउंट था। अब इसमें क्या हुआ, रियल अकाउंट का जो फॉर्मूला था वो हमें क्या बोल रहा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। कम्स इन यहाँ पर क्या हुआ हमारा, कम्स इन, क्योंकि मशीनरी जो है वो हमारे बिजनेस में एंट्री हुई है, उसका बैलेंस इंक्रीज हो गया है। इसी तरीके से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जब कैश की पेमेंट हुई तो वो हमारे उसका बैलेंस जो है बिजनेस से वो कम हो गया है, वो बिजनेस से बाहर चला गया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी को हमने डेबिट कर दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। और इसी को अगर मैं अमेरिकन अप्रोच से लेती हूँ तो दोनों के दोनों हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एसेट्स होंगी। तो मशीनरी में जब इंक्रीज हुआ, ये दोनों हमारे पास एसेट्स थी, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो जब भी मशीनरी में इंक्रीज हुआ तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। तो मैं इसलिए मैंने मशीनरी को डेबिट कर दिया। तो यहाँ पर जो मशीनरी थी उसमें इंक्रीज हो गया था, और जो कैश अकाउंट था ये भी हमारे पास एसेट्स थी, तो इसको हमने क्या किया, इसका डिक्रीज हो गया इसके अंदर क्योंकि पेमेंट कर दी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या किया, जब इंक्रीज होगा तो हमने डेबिट कर दिया, जब डिक्रीज होगा तो हमने क्रेडिट कर दिया। तो अप्रोच मैंने जो भी दोनों में से कोई भी अप्रोच हम फॉलो करेंगे रिजल्ट हमेशा सेम ही रहेगा। तो आज हमने दोनों अप्रोचेस से एंट्रीज बनाना सीख लिया है। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम एंट्री कैसे फॉर्म करते हैं। Hope you like the video. Click on the like option, share it, subscribe it, and press the bell icon to get the latest update from our channel. Also, if you want us to cover any of the topic, then mention into the below comment box. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।